स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोराम। कार्यक्रम गांव किसान में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं तमाम वो महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपकी खेती किसानी से जुड़ी हुई हैं और साथ ही पशुपालन से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके लिए कारगर साबित हो सकती हैं। तो आज हम 3 सेगमेंट की बात करेंगे। उसमें हम बात करेंगे खेती किसानी की, हमारा पशुधन की और साथ ही बात होगी कामयाब किसान की दास्तान की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम गांव किसान की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी की। किसान भाइयों, हम सब जानते हैं कि जैसे ही हम खेती में तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ वैज्ञानिकों की सलाह लेकर जब हम अपने कृषि कार्य करते हैं तब हमें लाभ की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। तो किन किन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी तकनीक है और कौन सी ऐसी वैज्ञानिक सलाह है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने लाभ को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, आइए इस रिपोर्ट के ज़रिए देखते हैं। सर्दियों का मौसम रुखसत हो चुका है, वहीं गर्मियों का मौसम दस्तक दे रहा है। ऐसे में बाजार में सब्जियों की आवक बनाए रखने के लिए किसानों को चाहिए कि वो समय से बीज बुआई का काम कर लें। साथ ही खेतों में पहले से लगी सब्जियों में क्या क्या सस्य क्रियाएं करें, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। इस समय किसान आलू के खेतों का मुआयना करें। मार्च में लगभग सभी जगह आलू की फसल पककर तैयार हो जाती है। ऐसे में तैयार आलू की खुदाई करके फसल को सही तरीके से भंडारित करें। खेतों में लगी टमाटर और बैंगन की फसल में फलछेदक कीट का प्रकोप हो तो उचित दवा का छिड़काव करें। टमाटर की अच्छी बढ़वार के लिए खरपतवार पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। खरपतवार 20 से 80% पैदावार पर असर डालते हैं, इसलिए किसान को चाहिए कि वो समय से सही कदम उठाएं और समय समय पर निराई गुड़ाई करें। खरपतवार के रासायनिक नियंत्रण के लिए पेंडामेथिलिन दवा की 400 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से रोपाई के पहले छिड़कें। ऐसा करने से काफी हद तक खरपतवार पर काबू पाया जा सकता है। इस माह किसान प्याज व लहसुन के खेत में नमी का खास ध्यान रखें। जरूरत होने पर ही यूरिया की मात्रा दें। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन बैंगन के लिए नर्सरी तैयार करें। बेहतर उपज लेने के लिए किसान बैंगन की इन किस्मों का चयन करें। पूसा हाइब्रिड 5, पूसा हाइब्रिड 9, विजय हाइब्रिड, पूसा क्लस्टर, पूसा क्रांति, पंत सम्राट। यदि किसान ग्रीष्मकालीन लोबिया की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए 24 से 27 डिग्री तापमान अच्छा माना जाता है। इसकी खेती हर तरह की मिट्टी में कर सकते हैं। अच्छी पैदावार लेने के लिए उन्नत प्रजातियों का चयन करना चाहिए, जिसमें पूसा सुकोमल, अर्का गरिमा, काशी गौरी, काशी कंचन, काशी निधि, लोबिया 263 मुख्य है। इसकी बुआई फरवरी मार्च में की जाती है। सही लाभ लेने के लिए बीजों की बुआई कतार में करें और दूरी का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा किसान इस माह में टिंडे की बुआई का काम भी कर सकते हैं। बुआई करते समय एक नाली से दूसरी नाली की दूरी 1.5 से 5 मीटर तक रख सकते हैं। चप्पन कद्दू की अच्छी पैदावार लेने के लिए फरवरी से मार्च माह के बीच बुआई का काम कर लें। साथ ही उर्वरक में 80 किलो नत्रजन, 50 किलो फास्फोरस, 50 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। अगर किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो स्थान की जलवायु के हिसाब से ही करें। ये सब्जियां ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। इनके लिए 40 से 20 डिग्री के बीच का तापमान सही होता है। गर्मी और ज्यादा प्रकाश के कारण मादा फूलों की जगह नर फूल ज्यादा बनते हैं, जिससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। अगर किसान पॉली हाउस में इनकी खेती करना चाहते हैं तो ये बेहतर विकल्प साबित होगा। तो किसान भाइयों, आपने अभी देखा हमारा ये सेगमेंट खेती किसानी। हमारे लिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी हमारा कार्यक्रम गांव किसान जारी रहेगा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम गांव किसान, और अब हमारे लिए वक्त हुआ है हमारे दूसरे सेगमेंट यानी हमारा पशुधन का। हमारे शरीर को सही विकास और ऊर्जा के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसकी पूर्ति हम प्रोटीन युक्त भोजन से करते हैं, जिसके लिए हम अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। लेकिन मछली प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। एक अनुमान के हिसाब से 100 ग्राम मछली में करीब 22% प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए हमारे देश में बड़े पैमाने पर मछली का उपयोग किया जाता है। यही वजह है कि भारत में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों ही तरीकों से मछली पालन किया जाता है, लेकिन दोनों ही तरीकों में एक बात कॉमन है, और वो है पर्याप्त पानी का होना। कम लागत में इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए देसी प्रजाति की मछलियाँ जैसे रोहू, कतला, मृगल को पालना चाहिए, क्योंकि इन मछलियों का बीज कम कीमत में उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ ही इन प्रजातियों की मछलियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं। इनके भोजन के प्रबंध पर अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है और ये बहुत आसानी से पाली जा सकती हैं। मछली पालक इस बात का ध्यान रखें कि तालाब की लंबाई पूरब से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, जिसके कारण हवा का बहाव होने से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती रहे। तालाब की गहराई उतनी होनी चाहिए जहां सूर्य की रोशनी पहुंच सके। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए मछली के बीज या जीरा तालाब या पोखर में डालने से पहले सफाई करना बेहद जरूरी है। मछली के बीज किसी भी हैचरी से खरीदे जा सकते हैं। मछली के अधिक उत्पादन के लिए प्राकृतिक भोजन के अलावा कृत्रिम भोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरसों की खली या चावल का कुंडा बराबर मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। भोजन प्रतिदिन के हिसाब से डालना चाहिए। 1500 किलो मछली का उत्पादन लिया जा सकता है। केंद्र सरकार मछली पालन के लिए कुल लागत का 75% तक लोन मुहैया कराती है। इस सुविधा को अपनाकर मछली पालकों को काफी हद तक आर्थिक सहायता मिल सकती है। मछलियाँ अच्छे से विकास कर रही हैं या नहीं, इसकी बीच बीच में जांच करते रहना चाहिए। यदि मछलियों में किसी प्रकार के रोग या बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो उपचार करना चाहिए। उपचार करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें। आमतौर पर मछलियों में होने वाले रोग व बीमारी सेप्रोलगनियोसिस। लक्षण: शरीर पर रुई के गोले की भांति सफेदी लिए भूरे रंग के गुच्छे का बनना। बैंकियोमाइकोसिस। लक्षण: गलफड़ों का सड़ना। दम घुटने के कारण रोगग्रस्त मछली ऊपरी सतह पर हवा लेने का प्रयास करती है। इसके लिए बार बार मुंह खोलती व बंद करती है। फिश टेल रोग। लक्षण: शुरुआती अवस्था में पंखों के किनारों पर सफेदी आना, बाद में पंखों व पूंछ का सड़ना। तो किसान भाइयों, आपने देखा हमारा सेगमेंट हमारा पशुधन।
अब आपको पशुओं से ही जुड़ी और जानकारी देते हैं, कैसे आप उनकी उत्तम देखभाल कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं अगर आप अपने पशुओं के साथ करें तो आप ज़्यादा लाभ की स्थिति में आ सकते हैं। और हम ये सब जानते हैं कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनके पशु भी उतने ही अनमोल हैं जितना कि कृषि कार्य। तो चलिए अब आपको इस माह के पशुपालन कैलेंडर के बारे में जानकारी देते हैं। मई माह का पशु कैलेंडर 2021। मई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में अधिक गर्मी रहती है, साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी रहती है। पशुओं को धूप व लू से बचाने का उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें व पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए, इस हेतु लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पानी में मिलाकर दें। पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे, इसके लिए उसे संतुलित आहार दें। चमोकन एवं पेट की कृमि से बचाव का उचित प्रबंध करें। खरीफ में हरा चारा लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। भेड़ पालक इस माह में भेड़ की ऊन कतरने का कार्य करें। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा इस माह का पशुपालन कैलेंडर और हमारे लिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी हमारा ये कार्यक्रम गांव किसान आपके लिए जारी रहेगा। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए अब आपको दिखाते हैं एक कामयाब किसान की दास्तान। तो चलिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जिन्होंने न सिर्फ कामयाबी हासिल करके अपने लिए लाभ की स्थिति पैदा की, बल्कि आसपास के और किसानों के लिए भी वो प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कामयाब किसान की दास्तान। कृषि एक ऐसी विधा है जिसके हर पहलू को खंगाला जाए तो लाभ ही लाभ मिलेगा। बस जरूरत है कुछ अलग करने की। किसान तैयार फसलों को सीधे बाजार में ना बेचकर प्रसंस्करित करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा किसान उन्नत किस्म का बीज उत्पादन करके भी कृषि को संवार सकते हैं। बुलंदशहर के किसान कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी कामयाबी की दास्तान। बीएसएफ की नौकरी छोड़ कुलवंत ने खेती में जीवन संवारने का मन बनाया। 2003 से उन्होंने अपने खेतों में बीज बोने शुरू किए, लेकिन सफलता हाथ ना लगी। इसके समाधान के लिए कुलवंत ने पूसा संस्थान से संपर्क किया तो उन्हें बीज उत्पादन का सुझाव दिया गया। कुलवंत के लिए काम बिल्कुल नया था, इसलिए उन्होंने इसके लिए प्रशिक्षण लिया और 2013 से अब तक वो बीज उत्पादन का सफल काम कर रहे हैं। मैंने सन 95 में बीएसएफ ज्वाइनिंग करी कांस्टेबल पल के पद पर, और जुलाई 2003 में मैंने उसको रिजाइन करा नौकरी को, और फिर उसके बाद मैंने खेती शुरू करी।
खेती लगभग सभी किसानों की तरह कर रहे थे और कई साल लग गए थे, लेकिन उसमें कुछ लाभ नहीं हो पा रहा था। तो बड़ा पछतावा हो रहा था कि नौकरी छोड़ के गलती करी। फिर सरकारी ऑफिसों के चक्कर वक्कर काटे और लगभग 2012-13 में हम पूसा संस्थान से जुड़े, जबकि उससे पहले हम कभी गए तो कुछ नहीं हाथ लगा, ना कोई वहाँ बात करता था और ना ही वहाँ सीड उपलब्ध हो पाते थे। तो उसके बाद उन्होंने हमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया कि आप सीड उत्पादन की ट्रेनिंग कर लें और सीड उत्पादन करें। उसके बाद से आज तक हम उनका सीड उत्पादन करते चले आए। 2015 तक उन्होंने थोड़ा दिया, हमारी जांच करी, जांचा परखा, जहाँ उन्हें विश्वास हुआ उसके बाद वो बढ़ाते चले गए। बढ़ाने के बाद वो आज हम गांव में लगभग 16-17 फसलों का बीज उत्पादन कर रहे हैं। वो बताते हैं कि इस समय करीब 50 से 60 एकड़ जमीन में बीज उत्पादन का काम किया जा रहा है, जिसमें उनकी तरह और भी किसान शामिल है। उनका कहना है कि ये काम सामान्य खेती से थोड़ा अलग होता है, लेकिन इसमें मुनाफा कहीं ज्यादा होता है। इस समय इनके खेतों में गाजर, मूली, प्याज, गेहूं और गन्ना फसलों के बीज तैयार किए जाते हैं। तैयार बीज का करीब 80% हिस्सा पूसा संस्थान में जाता है, बाकी 20% बीज गांव के किसान खरीदते हैं। इस तरह उन्नत बीजों के इस्तेमाल से उनकी और उनके गांव की तस्वीर बदल रही है। 16-17 फसलों का मतलब हो गया लगभग 50 से 60 एकड़ ज़मीन में। 50-60 एकड़ ज़मीन मेरे पास अकेले के पास नहीं है, मेरे भाइयों के पास है, बशर्ते गांव के और लोगों के पास है। पिछली 3 साल में ये स्थिति हुई है कि पड़ोसी गांवों को भी हमने जोड़ा है, वहाँ भी हम सीड उत्पादन करवा रहे हैं। अब सीड उत्पादन में हम बात करें जैसे धान की, तो धान का मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा कि धान जो हमारा पिछली 3 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो किसान का 1600 रुपये से 2000 रुपये प्रति कुंटल तक बिक रहा है, जबकि पूसा संस्थान हमारा 4800 रुपये कुंटल खरीद रहा है। लेकिन वो बीज पैदा कराते हैं, तो जो हमारा हम किसान के तरीके से धान नाज पैदा करेंगे और बीज पैदा करेंगे तो बीज में लगभग 20% उत्पादन एक्स्ट्रा लागत एक्स्ट्रा आती है। लागत जब एक्स्ट्रा आती है तो उसका वो हमें भाव देते हैं, तो ग्रेडिंग करने के बाद वो हमें 4800 रुपये का पेमेंट देते हैं। अगर मैं सरू से देखूं किसान वाले नज़रिए से तो वो करीब 3700-3800 रुपये कुंटल का पड़ता है। और आज बाज़ार की स्थिति देखूं तो 1700 रुपये कुंटल या 2000 रुपये कुंटल बिक रही है। लगभग पौने दो गुनी कीमत में हमें धान के ही पैसे मिल रहे हैं। अब हम बात करें गाजर की या प्याज की या मूली की, इनमें लगभग 1.5 लाख रुपये प्रति एकड़ लगभग मेरे यहाँ का बीघे में 6.25 बीघे बैठते हैं और बीघे में जो है वो 30,000 रुपये का लगभग 1 बीघे से मुझे बीज प्राप्त होता है। जबकि आम जो गेहूँ हैं या गन्ना है उनसे अगर मैं खर्चा काट के देखूं तो हमें 10,000 रुपये नहीं मिलते, जबकि इसका खर्चा काट के हमें 20,000 रुपये प्रति बीघा या 1,20,000 रुपये प्रति एकड़ हमें लाभ मिल रहा है। तो ये अगर आज कुछ दिन से शोर हो रहा है कि आमदनी दूनी करना, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ अगर मैं व्यक्तिगत बात करूँ या मैं ग्रुप की बात करूँ तो वो दूनी से भी ज़्यादा पहुँच चुकी है। तो इसी प्रकार हम गाजर का, प्याज का जो रबी में बीज पैदा कर रहे हैं, मूली का, मटर का, मसूर की 2 वैरायटी हैं, चने की हम पे 3 वैरायटी हैं, जिसमें सफ़ेद चना भी है, छोला भी है, जिसे छोला कह देते हैं, लहसुन भी है। तो ये 4-5 तरह की फसल पैदा करने में होता ये है कि अगर हमारा ये पहले बीज में चला जाएगा और जो माल हमारा जैसे सरसों हमारी बीज में गई और हम पे उस पर अंडर साइज हमारा बच गया, अंडर साइज का हम यहाँ तेल निकलवाते हैं और तेल को हम बेचते हैं और पशु के लिए हमारी खल मिल जाती है। तो बाज़ार से हमें खाने को बाज़ार से अच्छा तेल मिल जाता है क्योंकि हम अपना पिलवाते हैं और उसमें हमारी पैसे बच जाते हैं। तो उससे जो हम पे फालतू होता है हम उसे बेच लेते हैं, बाकी बीज के रूप में काम कर रहे हैं। और हमारा जो ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम 15 से 20 लोग जुड़े हैं, जुपिटर द ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव फार्मर के नाम से ग्रुप है, जो ये यहाँ संस्थान में वो ग्रुप ही बीज पैदा कर दे रहा है। और हम लगभग बीज का 80% हिस्सा पूसा संस्थान को दे देते हैं और 20% हिस्सा हम यहाँ किसान को देते हैं। किसान को ये लाभ हो जाता है कि पूसा जाना नहीं पड़ता और पूसा से लगभग कम कीमत पे पैसा मिल जाता है। और हमें लाभ ये हो जाता है, जो हम देखें कि हम 17-18 रुपये किलो में गेहूँ ना बेच के हम उसमें करीब 2 से 3 रुपये प्रति किलो खर्च करते हैं ग्रेडिंग में और पैकिंग में, और हम लगभग 5 रुपये किलो एक्स्ट्रा बेचते हैं। तो यूँ करके 2 रुपये किलो का अन्य किसानों की अपेक्षा हमें एक्स्ट्रा लाभ मिल जाता है। इस तरह किसान खेती को नए आयाम में ले जाकर अपने साथ साथ और किसानों की तकदीर भी बदल सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी कामयाब किसान की दास्तान। उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये दास्तान पसंद आई होगी और न सिर्फ पसंद आई होगी बल्कि आपके लिए भी वो प्रेरणा के स्रोत बने होंगे।
आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन ये हम आपसे वादा करते हैं कि तमाम नित नई जानकारियों के साथ इसी तरह, चाहे वो जानकारी कृषि संबंधित हो, नई तकनीक संबंधित हो, या आपके पशुपालन संबंधित हो, या फिर इसी तरह से किसी सफल किसान से मिलवाने संबंधित हो, हम लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।